दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, असरार उर्दू के तहत आज हमारे स्टूडियो में एक हमारी नहायत ही जानी पहचानी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आप बैक वक्त शायर, साइंटिस्ट, स्कॉलर और ना जाने कितनी जहतों से पहचाने जाते हैं। आपका ताल्लुक राजौरी के एक दूर दराज इलाके से है। आपने जो काम किए हैं वो काम सर चढ़ के बोलते हैं। आपने एमएससी बॉटनी की AMU अलीगढ़ से 1997 में। आपने MA जर्नलिज्म, MA ह्यूमन राइट्स और न जाने कितनी लगभग 150 के आसपास नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप रिसोर्स पर्सन के तौर पर बुलाए जा चुके हैं, इनवाइट किए जा चुके हैं। 15 से ज़्यादा जर्नल्स के आप रिव्यूअर्स हैं और आप रॉयल फेलो सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। फेलो यंग एकेडमी ऑफ इंडिया के मेंबर होने के साथ सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर हैं आप। और आप बैक वक्त पोइट हैं, आप उस्ताद हैं, स्कॉलर हैं और आप हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर आशिक रज़ा साहब। आपको हम वेलकम करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर बाबर साहब। आशिक रज़ा साहब, हमारा असरार उर्दू जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग देखते हैं, हमारे दोस्तों और अहबाब के अलावा, टीचर्स के अलावा ज़्यादा जो तादाद है वो हमारे तलबा की है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों या कॉलेज के हों। और उनका ये रहता है कि कुछ ऐसी शख्सियात हैं उनको बुलाया जाए जो उनके लिए इंस्पायरिंग एक पॉइंट बने। तो मेरे ख्याल में आज मैं ये समझता हूँ कि हम सब की बड़ी खुशबख्ती है कि आज आप हमारे यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि मज़ीद हमारी बातें होंगी, पहले हम आपकी स्कूलिंग से, आपकी प्राइमरी स्कूलिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से शुरू हुई और ये कौन सा दौर था। जी डॉक्टर बाबर साहब, मैं असल में दरहाल मलका डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो इब्तदाई तालीम वो है प्राइमरी स्कूल चौकियाँ हैं दरहाल में, वहाँ से हुई। फिर उसके बाद 6th में जो है हाई स्कूल जो है दरहाल, तब ये हायर सेकेंडरी नहीं था। और फिर हायर सेकेंडरी जो है फिर राजौरी में आया मैंने, जहाँ से मैंने 12th पास की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी से। और उसके बाद फिर BSc जो है मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी से, ठीक। और उसके बाद MSc, MPhil और PhD जो है अलीगढ़ से, AMU अलीगढ़ से। जो MSc है वो 92 में हुई और MPhil 93 में और जो PhD है 97 में हुई। जी ठीक। तो रज़ा साहब, जाहिर सी बात है कि दरहाल बहुत दूर दराज इलाका है और 1997 में तो बहुत पसमानदा हुआ होगा। तो ये कैसे माहौल मिला? घर में कुछ पढ़ाई का माहौल था या टीचर्स इतने अच्छे मिल गए, या फिर अगर आपने सारे स्कूल जो बताए हैं ये सरकारी स्कूल थे तो उनमें तालीम का मयार बहुत अच्छा था? तालीम का मयार भी अच्छा था और तब जो मेरी तालीम है बेसिकली तब जो है ये प्राइवेट एजुकेशन का आगाज़ हुआ था। और दरहाल की हम बात करते हैं तो वहाँ जन्म हुआ MET, और MET का जो जन्म हुआ था ये सोपुर के एक गुलाम अशरफ बच्चा साहब थे जिनकी MET एकेडमी थी, उसके तहीं जो है दरहाल एक बिगिनिंग हुई। और थोड़ा सा ट्यूशन का रवाज जो है ये तब शुरू हुआ था, हालांकि एकेडमी प्राइवेट स्कूल नहीं थे, लेकिन जो मेनली जो है जो पढ़ाई हुई वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और उसके बाद फिर देखा देखी जो है आगे बढ़ते गए। जी, जाहिर सी बात है कि 1997 में MSc बॉटनी करना चंद लोग जाते थे AMU तक, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल था और आप ये सारी चीज़ें उस वक्त कर चुके थे। और कोई ना कोई आपके लिए इंस्पायरिंग शख्सियत रही होगी कि अलीगढ़ तक जाया जाए, क्योंकि इतना जाना दूर दराज माना जाता था तब अलीगढ़ को। हाँ बिल्कुल, फॉर्म भरा। असल में उस ज़माने में मार्क्स भी इतने अप टू डेट नहीं थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी है, इसमें सीट्स भी कम थी जी। तो फिर सिलेक्शन नेचुरली AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जो है एडमिशन हुई। और मैं अभी मुझे याद है कि डॉक्टर लतीफ़ काज़मी जिनका बड़ा ही एक अनपैरेलल रोल है, ख़ासकर जो राजौरी पुंछ की जो तालीम है और यूथ को जो है उन्होंने पढ़ाया, तो उसमें मैं भी था कि जो है थोड़ी सी हेल्प की, गाइडेंस, और फिर एडमिशन। और फिर जो है मैंने कोशिश की कि लगातार MSc के बाद MPhil के बाद PhD कर लें। और उसके बाद जॉब में आ गए या कि उसके बाद? हालांकि जॉब में तो था मैं पहले, लेकिन जॉब वो ऑन ऑफ मैंने ज्वाइन किया एज टीचर। फिर 2000 तक मैं यहाँ रहा
और हाई स्कूल जमोला है, वहाँ मैंने शुरुआत की जॉब की 1991 में, लेकिन बीच में फिर छोड़ भी दिया, पीएचडी हुई और फिर 1997 में दोबारा मैंने जॉब ज्वाइन किया वहीं। फिर उसके बाद 2 साल में रहा दरहाल में। ठीक। और ये टर्निंग पॉइंट था जो कॉलेज की मेरी सिलेक्शन 2000 में नहीं हुई उस ज़माने में। तब जो है मैंने कहा कि नहीं, अब ये हाई स्कूल में या थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल में आफ्टर पीएचडी इतना मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा। फिर उसके बाद मैं फॉरेन सिलेक्शन मेरी हो गई एरिट्रिया में। ये यूएनडीपी का प्रोजेक्ट था। तो अफ्रीका में रहे? अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है जो 1991 में इंडिपेंडेंट हुई है इथियोपिया से। तो वहाँ रहा मैं 8 साल। पहले 4 साल जो है 2000-2004 तक जो है ये मैं +2 में रहा वहाँ, और उसके बाद जो है ये दूसरे 4 साल थे वो वहाँ मैं यूनिवर्सिटी असमारा और ख़ासकर एरिट्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ रहा। और आखिर के जो 2 साल थे वो वहाँ मैं डायरेक्टर रिसर्च भी रहा। ठीक। जो 8 साल वहाँ अर्सा रहा एरिट्रिया में। जी, क्या बात जी। तो रज़ा साहब, मैं फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊँगा, क्योंकि हमें ये रहता है कि स्टूडेंट अक्सर अपनी मुश्किलात और दिक्कत बताते हैं कि हमें घर की मजबूरी है, गुर्बत है। तो आपका जो वो दौर गुज़रा जब आप स्कूल लेवल पे थे, तो घर से जो माली हालत, इक़्तिसादी हालत कैसी थी? हाँ, माली हालत तो कोई बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन यह है कि जब आप कोई एक कदम चलते हैं तो अल्लाह ताला आपको जो है 10 कदम जो है वो साथ देता है। और इरादा सिर्फ है कि आपका इरादा होना चाहिए और असबाब बनते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता असबाब बनते रहे। और यानी उसमें आपके इरादे काफी मजबूत थे। हाँ, बस इरादा ही था कि नहीं, आपको कुछ लाइफ में करना है। और हालांकि थोड़ा सा डिरेल भी हुआ, लेकिन उसका मुझे ये फ़ायदा हो गया कि जो फॉरेन में जो एक्सपोजर मुझे हुआ और मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे, डायरेक्टर रिसर्च बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, वहाँ रहा मैं 2 साल, बड़े एग्जाम्पलरी वहाँ सर्विस की। तो वो मेरे ख्याल से एक, मैं तो कहूँ कि अगर एक तरफ से कहीं फेलियर है तो फेलियर हमेशा जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाता है। और उसमें जो ख़ासकर जो मेरी नेटवर्किंग हुई और वहाँ मुझे जो एक चांस मिला यूएन के साथ काम करने का, तकरीबन 1 डज़न जो है यूएन ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे यूएनवी वियतनाम है, यूएनडीपी वेस्ट इंडीज़ है, यूएनडीपी बर्किनो फासो है, यूएनवी अनमी मिशन जो एरिट्रिया इथियोपिया में था उसके साथ जो है, और कम से कम कोई 30-35 जो है असाइनमेंट पे काम किया। और मुझे याद है कि यूएनडीपी सीरिया के मैंने 4 प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर एक नाइल बेसिन सोसाइटी जो एक एनजीओ है कैनेडियन, उस पर भी जो है मैंने 1 साल में 500 न्यूज़ स्टोरी जो है वो उनकी वेबसाइट पे पोस्ट की। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे 2005 में नॉमिनेट किया और फिर 2005 में मुझे ऑनलाइन वॉलंटियर ऑफ ईयर अवार्ड भी मिला। और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फ्रॉम द यूएन। क्या कहने जी, क्या कहने। तो कैसा लग रहा था आपको दरहाल से उठ के और वहाँ चले जाना और बड़े बड़े साइंटिस्ट और स्कॉलर से मिलना? क्या डिफरेंस, क्या महसूस कर रहे थे कि मैं कहाँ आ गया हूँ? हाँ, असल में वो एक वाकई एक नई दुनिया है। हालांकि एक, जब हम कहते हैं कि अफ्रीकन नेशन है, लेकिन जो वर्क कल्चर है टोटली दैट इज़ बेस्ड ऑन द, वी कैन से अमेरिकन सेटअप है या यूरोपियन सेटअप है। और होनेस्टी बड़ी है, पॉवर्टी भी थी, लेकिन पॉवर्टी में मैंने जो वहाँ गरीबी देखी, मतलब उसमें जो ईमानदारी देखी, वो कहीं और मिसाल, हाँ, बहुत वर्क कल्चर बहुत, हाँ, तो डेडिकेशन मैंने सीखी। और वो जो है मैंने कोशिश की, जब मैं वापस आया 2008 में, तो कोशिश की कि मैंने उसी तरीके से उसी मेहनत के साथ जो है वो मतलब है कि अपना जो है ड्यूटी जो है सरअंजाम दी जाए। तो वर्क कल्चर जो है बहुत। एक और बात मैं पूछना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि बच्चे सुन रहे हैं, हमारे नौजवान सुन रहे हैं कि वालिद साहब आपके क्या करते थे, यानी कि रोज़गार क्या थी, और घर के फैमिली मेम्बर, भाई कितने थे और क्या करते थे, क्या था, और आपका कौन सा नंबर है फैमिली में? हाँ, मैं लास्ट नंबर है मेरा। 5 भाई बहन हैं और बड़े भाई वो पुलिस से रिटायर हुए हैं। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ और आई हैव 3 सिस्टर्स। जी। यानी वो सारी चीज़ें लेकर, लेकिन आशिक साहब निकल पड़े अपने इरादों को मजबूत रखकर और दुनिया घूमी, दुनिया को मिले। और एक एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं आप माशाल्लाह इस वक्त। तो मतलब इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब स्टूडेंट को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, जो थोड़े स्टूडेंट महसूस करते हैं कि हमारे पास इतने अखराजात नहीं हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते,
और इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर स्टूडेंट, मैं तो इसे कहते हैं कोई एवरेज स्टूडेंट था, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन तो वो भी जो है इसे कहते हैं बिलो एवरेज इकोनॉमिक कंडीशन थी। डिस्पाइट दिस जो है कोशिश की, और फेलियर को मैंने कभी जो है वो अपने पास आने नहीं दिया, और उसकी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। अभी तक मैं ऑलमोस्ट कोई 16-17 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ, और ये बड़े कम लोगों को होता है कि भाई वो जहाँ जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। तो मेरे ख्याल से यह है कि अगर इरादे आपके बुलंद हैं और कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, और ख़ासकर आज तो नेट का ज़माना है, और इसमें दुनिया जिसे कहते हैं इट्स ए ग्लोबल विलेज, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इंटरनेशनल घर में बैठे बैठे जो है इंटरनेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन है, इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी है इन डॉलर्स, और उसके बाद जो इंटरनेशनल NGOs हैं, और भी बहुत सारे दुनिया के जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको जो है अवेल कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमारे जो ट्रेडिशनल हैं हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो है एक हम होराइज़न जो है ये हम देख सकते हैं सो फॉर जॉब्स आर कंसर्न। और मेरे ख्याल से बहुत ही यह है कि मैदान जो है स्काई इज़ द लिमिट। अगर हम इसमें देखेंगे तो बंदा चल पड़ा तो रास्ते बनेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको जो ये दिक्कत है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद हल हो जाएगी, ये खुद अपने रास्ते निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने करके दिखाया। हमारे स्टूडेंट जो सुन रहे हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि ये करके दिखाया डॉक्टर रज़ा साहब ने, ताकि इसीलिए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और आप मतलब बायक वक्त में आपकी प्रोफाइल देख रहा था कि बायक वक्त बहुत सी फील्ड में काम करते हैं, तो वक्त कैसे मैनेज कर पाते हैं? अभी मैं एक और टॉपिक पर अपने व्यूअर्स को बताने वाला हूँ कि आप वो भी करते हैं, लेकिन ये कैसे वक्त निकालते रहे आप, खासकर अपनी जवानी में और फिर उस स्कूलिंग टाइम के बाद कॉलेज में? नहीं, बस कोशिश। हालांकि मैं एडिटरी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जब मैंने ऑनलाइन ये काम शुरू किया तो तब जो है नेट भी बड़ा नया था, और आई वाज पेइंग फ्रॉम द पॉकेट। और डिस्पाइट दिस कम से कम 25-30 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और कोशिश ये की कि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भी आप जो है मतलब किसी न किसी जो है अच्छे काम में आप अपने आप को बिजी रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। आज भी अगर हम कॉलेज में देखेंगे तो मोस्टली जो है शेड्यूल है मेरा जो आ रहा है 5:30 या 4:30 या 5 बजे घर जाने का है। हालांकि छुट्टी जो है वह 3:30 होती है या 3 बजे हो जाती है, और आने का भी कोशिश करता हूँ कि 15-20 मिनट जो है बाकी स्टाफ से पहले आया जाए। तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसमें करनी है, आपको डाल लिया है काम में डाल लिया जी। जो तो इसमें बस ये है कि बहुत टाइम है, अगर आदमी कुछ करना चाहे तो बहुत टाइम है। तो लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वक्त का यह यूटिलाइज करते हैं। इंसान जो करना चाहे वो हो जाता है, शायद ये करना चाहिए। इसमें मैं आशिफ साहब एक सवाल आपसे पूछना ज़रूरी समझूंगा कि चूंकि आपका बुनियादी तौर पर जो है रूरल बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है जी, तो हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटी के हों, पेरेंट्स कुछ और चाहते रहते हैं और स्टूडेंट इन द एंड कुछ और निकलते हैं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? असल में शेक्सपियर से किसी ने पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो उसने कहा कि माई प्रोफेशन इज़ माई हॉबी। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि प्रोफेशन कोई होता है और हॉबी कोई होती है, इसलिए हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और पेरेंट्स बहुत सी चीज़ें हमें जो है इम्पोज करना चाहते हैं, और इम्पोज नहीं करना है बल्कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो रीड करनी है कि किस फील्ड में जो है ये ज़्यादा जो है ये सक्सेसफुल हो सकता है। और उसी फील्ड में हम जो है सपोर्ट करें अगर स्टूडेंट्स को, तो नेचुरली जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है सोसाइटी के लिए। जी। तो पेरेंट्स को, खासकर जो स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनकी जो है साइकोलॉजी है जो है वो नोट करनी है, और सिर्फ सपोर्टिंग रोल जो है वो प्ले करना है। इम्पोज जब करेंगे तो नेचुरली वो ज़बरदस्ती जो है, अगर मान लीजिए कोई जॉब मिल भी जाता है तो वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे कोई फ़ायदा उठाएगी, ना इंडिविजुअल का फ़ायदा होगा, ना सोसाइटी का फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से जिस तरफ जो है बच्चे जाना चाहते हैं, और जो वेस्ट का ट्रेंड है, तभी जो लोग जो है वो सक्सेसफुल भी हैं कि वो जहाँ बच्चा मतलब जिस फील्ड में जाना चाहता है उसी फील्ड में उसको जो है वो इनकरेज करते बेचते हैं। तो वही है कि बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं, हमने पेरेंट्स का रोल सिर्फ सपोर्टिव रोल होना चाहिए। और बहुत सी जो है इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं कि जहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं, 10th पास की बच्चों ने तो पहले ही सोच रखा होता है, तकरीबन मैं कहूँ 100% पेरेंट्स ने, या इंजीनियर बच्चों को बनाना है या डॉक्टर बनाना है।
लेकिन वो बच्चे को जानते ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, एग्जैक्टली या उनका बच्चा एक्टर बनना चाहता है। तो ये वो पेरेंट कैसे असेस कर पाएंगे या क्यों नहीं असेस कर पा रहे हैं? आखिर पेरेंट्स तो चाहते हैं बच्चे कुछ अच्छा करें। पेरेंट्स में हालांकि आजकल तो वैसे साइंटिफिक कुछ ऐसी जो मशीन्स वगैरह भी डिवाइस हुई हैं कि जो बच्चे की साइकोलॉजी जो है वो 20-30 साल की वो बता सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस बच्चे के मान लीजिए क्या शौक क्या है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो वो हम जो है कुछ इंस्टिंक्ट जो है वो बच्चे के हम पहचान सकते हैं। ठीक, मेडिकल में इंटरेस्ट है कि नहीं है। मान लीजिए एक बच्चा जो है जर्नलिस्ट जो है, जो उसके जो मान लीजिए पेरेंट्स हैं जो उस बच्चे के साथ रहते हैं वो साइकोलॉजी बड़ी आसानी से रीड कर सकते हैं और टीचर के साथ भी रहता है। और उसके बाद जो है कि वो काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे काउंसलिंग का रिवाज नहीं है। काउंसलिंग जो है बड़े अच्छे जो है हमारे यहाँ स्कॉलर हैं, वो स्कॉलर से मिलें। अगर खुद नहीं पता तो दूसरों को पूछ के काउंसलिंग करके वो बच्चों को जो है अच्छी दिशा दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर फील्ड अच्छी है, इंसान खुद अच्छा होना चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल हैं, उर्दू में नाम कमाया, गालिब ने उर्दू में नाम कमाया, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट हैं जो साइंस में कोई नाम नहीं है जी। तो खाली मैं कहता हूँ कि डिग्री है या पब्लिकेशंस हैं वो काम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट हो उसमें फिर जो है दिल से आदमी अगर जो है इन्वॉल्व हो तो नेचुरली वो फिर नाम भी आता है सोसाइटी में और कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करता है जी। तो ये है जी। ये इस हवाले से चूँकि मैं पूछना चाहता था आपको, एक आपका वसी एक्सपीरियंस रहा है और आपने दुनिया देखी है और बाहर का जो एजुकेशन पैटर्न भी आपने देखा है, और एक आपकी बुक आने वाली है, रजा साहब की बुक आने वाली है, ट्रेंड इन कोविड-19। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस बुक में आपकी जब पब्लिश होकर आ जाएगी हम देखेंगे। लेकिन जो मेरा सवाल है आपको कि जो कोविड ने ब्लॉक किया स्कूल एजुकेशन को और एजुकेशन सेक्टर को जी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो ऑफलाइन एग्जाम से डर रहा है पेपर लिखने से, तो इससे कैसे निकला जाएगा? पहली बात है कि कोविड के हालांकि नुकसान भी हुआ है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी के पास बड़ा लाया है। और टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा है कि अगर हम जानेंगे तो हम ऑफलाइन भूल जाएंगे। और हालांकि कोविड का यह है कि 1.5 बिलियन स्टूडेंट जो है अभी स्कूल से बाहर थे ये कोविड के ज़माने में, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो वो वापस आ रहे हैं क्लासरूम्स में। तो एक तो ये है कि मान लीजिए कॉन्फ्रेंस सेमिनार है जिसमें हम लाखों रुपए खर्च करते थे और कॉन्फ्रेंस कराते थे। आज जो है ये बैठे बैठाए जो है हमने एक्सपर्ट विद इन द कंट्री या आउटसाइड कंट्री हम बुला सकते हैं और बड़ी आसानी तरीके से जो है हम जो है ये मतलब है कि इवेंट कर सकते हैं। और बहुत ही जो है इकोनॉमिक जो है बड़ा इसमें इकोनॉमिकली बड़ा फ़ायदा हुआ है। और दूसरा कि स्टूडेंट्स के मान लीजिए आज यूट्यूब का ज़माना है, उसके बाद दूसरी ऐप्स हैं और तरह तरह की ऐप्स हैं। अगर हम सही तरह से हम पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से एक मोबाइल जो है वो किसी बच्चे को जो है IAS ऑफिसर बना सकता है, प्रोफेसर या डॉक्टर या इंजीनियर जो है जो भी फील्ड आप करना चाहे वो आसानी से बगैर किसी टीचर के भी जो है वो उसको मसबत तरीके से उसका वो इस्तेमाल। तो मेरे ख्याल से कोविड-19 का जो प्लस पॉइंट मैं ज़्यादा मानता हूँ इस एतबार से कि इसने एक नया पैराडाइम जो है जो दिखाया है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हमें ले गया है। और मेरे ख्याल से हमने डिफ़िकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में जो है कन्वर्ट करना है। तो अपॉर्चुनिटी यही है कि क्या क्या इसमें हम ऑनलाइन हम कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन जो है जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं लाइब्रेरीज़ हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इतना एक समुंदर है, ओशन है एक नॉलेज का, उसको जो है हम सिर्फ मोबाइल से एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमने इसको रिजेक्ट नहीं करना है बल्कि इसको एक्सेप्ट करना है। और फिर उसके बाद हमने सप्लीमेंट करना है फिर ऑफलाइन क्लासेस ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन वक्त चेंज होने के बाद वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। तो चेंज ये है कि मेरे ख्याल में कोविड-19 का ये फ़ायदा हुआ है कि हमने एटलीस्ट टेक्नोलॉजी की और नज़दीक आए हैं और एक्सपर्ट इसमें मतलब एक्सपर्टीज हमने गेन किया है और इसका हमने यूटिलाइज जो है जो हमारे इस पैमाने पर है स्कूल पैमाने पर, जैसे हमारे दूर दराज के स्कूल हैं जो जहाँ पर नेट की फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ भी क्योंकि हमारी क्लासेस तो किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन होती रही जी, तो नुकसान भी हुआ है कुछ बच्चों को जिन तक एक्सेस नहीं थी नेटवर्क की अच्छी, तो वो अब वो कैसे निकलें? मतलब उसमें आपका क्या मशवरा रहेगा कि वो निकलें कैसे उससे? नहीं, एक तो चीज़ है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, कोविड से वापस आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से ऐसा कोई घर नहीं होगा कि हमारे पास जिसके पास मोबाइल आज नहीं होगा। और मोबाइल जो है अगर नहीं है, एक तो यह है कि थोड़ा सा मान लीजिए एक ऐसी स्कीम भी हो, आइडेंटिफाई हो कुछ स्टूडेंट के जिनको हम जो है मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल भी हम जो है जिनको हम प्रोवाइड कर सकें जो नहीं है। और दूसरा यह है कि जिनके पास मोबाइल हैं और अगर वो सिंसियरिटी के साथ जो है मोबाइल इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए मोबाइल
कई बार जो है गेम्स के लिए ऑलमोस्ट बच्चे जो है मोबाइल उनके पास होता है, लेकिन वही मोबाइल अगर अच्छे हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें तो नेचुरली वो, इसका मतलब कि रिसोर्स हमारे पास, ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमने रिसोर्स को प्रॉपर या यूटिलाइज नहीं किया है। तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें और इनकरेज करें कि वो जो है मोबाइल को पढ़ाई की तरफ ले आए। एक और आपने बड़ी अच्छी बात की इसमें रज़ा साहब, एक और देखने में आया है कि पेरेंट्स और बच्चों में जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर हम देखें कि जो पैसे वाले लोग हैं, थोड़े से हमारी जो ऊपर वाले लोग हैं जिनके पास अच्छे अखराजात हैं, इनकम जिनका सोर्स अच्छा है, उनमें भी देखने में ये आया है, एक्सेप्शन तो हैं हर जगह पर, लेकिन मेजॉरिटी में अगर हम देखते हैं कि मतलब पेरेंट्स से बच्चे दूर हैं। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी का असल में जो एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने जो सोशल लाइफ थोड़ी सी कम कर दी है। तो उसमें यह है कि मोबाइल भी जो है 24 घंटे अगर मोबाइल देखेंगे तो हम एडिक्ट हो जाएंगे। तो उसमें है कि मोबाइल भी अगर बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करना है तो वो भी उसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए, और पेरेंट्स के बाकायदा जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और 4-5 बंदे हैं घर में और हर आदमी जो है अपने मोबाइल पे, इसमें इतना पास होके भी इतने दूर हैं वो, तो उसमें ये है कि मोबाइल की भी प्रॉपर जो है कहते हैं इसके टाइमिंग हो, और मतलब है कि एडिक्शन ना हो, इस लेवल पे हम इस्तेमाल ना करें कि मोबाइल के बिना हमारी लाइफ जो है वो ना गुजर सके। तो जब तक ये जब एडिक्शन मोबाइल से बच्चों को हम छुड़ाएंगे, दूर करेंगे, तो नेचुरली वो हमारे करीब आएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इसको कैसे जुडिशली जाए इसको इस्तेमाल करना है। जी। तो आप ये सारा कुछ होने के साथ साथ आप पोइट्री भी करते हैं, उर्दू में भी आप लिखते रहे और इंग्लिश में भी, फिर इंग्लिश में मेरे ख्याल में उर्दू से आपने स्टार्ट किया और बाद में आप इंग्लिश की तरफ चले गए। तो मतलब ये एक साइंटिस्ट, इतनी कॉन्फ्रेंसेस और इतने जर्नल्स के आप रिव्यूअर्स हैं, और वो सब होने के बावजूद आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं। नहीं, कुछ नहीं, वह है कि वी हैव टू ट्राई टू लर्न समथिंग ऑफ एवरीथिंग। तो उसी स्पिरिट के साथ जो है मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा हम कुछ ना कुछ सीखना चाहें। तो शायरी तो मैंने शुरू की, और बहुत से लोग, शायरी कब शुरू किया? शायरी तो आई थिंक 10th से, और हमारे जब दस्तक दे रही थी। हमारे रजौरी पुंछ के बड़े मशहूर शायर हैं परवेज़ मलिक साहब। तो अगर आप उनसे खुद पूछेंगे, कह रहे कि नहीं, हमें कोई पता नहीं था कि शायरी सबसे पहले आपने गज़ल पढ़ी, उसके बाद हम इंस्पायर हुए। अच्छा। और आज जो है परवेज़ साहब कहाँ हैं और मैं तो कहीं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन मैंने शुरू किया उर्दू से और कुछ गज़लें लिखी। फिर उसके बाद जो है, लेकिन जब मैं एरिट्रिया चला गया तो वहाँ उर्दू सुनने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने जो है फिर अंग्रेज़ी जो है कोशिश की, और अंग्रेज़ी में काफ़ी जो है मेरी पाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं। हाँ, मतलब एक बुक भी आई है जो नेपाल से 2018 में जो है वो रिलीज़ हुई थी, उसका नाम है रिमिनिसेंस। और बेसिकली नाम तो इसका रिमिनिसेंस है, लेकिन इसमें जो मोस्टली जो है जो पाइम्स हैं, इसमें पीस बिल्डिंग पे है, नॉन वायलेंस पे है, कम्युनल हार्मनी पे है, और नेशनलिज्म पे है कि कैसे जो है हम सोसाइटी को जो है माइंडसेट चेंज करें टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उर्दू में थोड़ी सी मैंने गज़लें लिखी शुरू में। हाँ, वही ना। और वो मैं अक्सर पूछता हूँ कि शायरी के लिए इश्क ज़रूरी है, क्या पता डॉक्टर आशिक रज़ा भी आशिक रहे हों कभी। ये कहानी फिर सही। बहरहाल 10वीं में आपने शेर कहे, और इस पे मैं जो आना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद, हमारा जो ऑडियंस है, लगभग चैनल को 4000-5000 लोग तो देखते हैं जी। तो अदब से हमारा आज का नौजवान जो है वो दूर होता जा रहा है। जो मुझे आपको बात पूछनी थी कि अगर कोई लैंग्वेज पढ़ भी रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, तो वो अदब खाली डिग्री तक रखा हुआ है उन्होंने, वो अदब में इन्वॉल्व नहीं है। और एक तरफ आप हैं कि साइंटिस्ट होने के बावजूद आप शेर अदब में हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या वजह है कि ये लोग हमारे दूर हैं और ये पास कैसे आएंगे? असल में ये है कि कभी कभी हमें खुद से भी मुलाकात करनी चाहिए, और जब आदमी खुद से मुलाकात करेगा अपने आप से, तो नेचुरली कुछ ना कुछ जो है ख्यालात जो है उभरेंगे, और वो जो है हमें मतलब स्कॉलर भी बना सकते हैं, पोएट भी बना सकते हैं, अदीब भी बना सकते हैं। वो चीज़ें जो है हमने अपने आप से मिलना छोड़ना नहीं है।
कई बार हम जो है इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, और ख़ासकर टेक्नोलॉजी ने लाइफ बड़ी इजी कर दी है, लेकिन बदकिस्मती से इसने जो है जो अदब से या दूसरी चीज़ें हैं, जो क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा दूर भी किया है। तो वो क्रिएटिविटी जो है मेरे ख्याल से वो हमने नहीं खोनी है, और तभी जो है हम आ सकते हैं कि जब हम खुद जैसे अपना एक मुहासबा जो है वो हम करते रहें, और उसके बाद ख़ासकर जो उस्ताद इकराम का ये फ़र्ज़ है, और ख़ासकर जो उर्दू वाले हैं मैं तो ये कहूँगा कि वो जो यंग जनरेशन है उसको प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते रहे। उस ज़माने में ये था कि मुशायरे होते थे, और वो मुशायरों का कल्चर अब जो है ये कम हो गया है, और जब मुशायरे कम हो गए तो नेचुरली वो कहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो अच्छे जर्नल हैं या मतलब जो मैगज़ीन हैं वो भी बच्चों से रोशनाश कराना चाहिए, ख़ासकर यंग जनरेशन से, और मुशायरे और प्लेटफॉर्म उनको इतना प्रोवाइड करना चाहिए कि वो किसी न किसी को देख के जो है वो इंस्पायर होते रहें। और मेरे ख्याल से आज तो अगर ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन बड़े से बड़े शायर को भी कहेंगे या अदीब को कहेंगे, स्कॉलर को कहेंगे, तो वो भी जो है जुड़ सकता है यूथ से। तो ये चीज़ें मतलब जो हमें जो टीचर्स लेवल पे होना चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं यही दौर है कि वो एक क्रिएटिविटी जो है और ख़ुद से जो है नेगेटिविटी जिसे कहते हैं एक तरह की, जैसे न्यूटन ने जब सेब गिर रहे थे उसने कहा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहे, नीचे क्यों आए हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने दरियाफ़त किया। तो वो चीज़ें जो है क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो आप हालात जो आप देखते हैं उनको कलम बंद करें। हो सकता है कि 500 साल के बाद कहीं ये पढ़ रहा हो कि हाँ भाई इस ज़माने में ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी। तो ये तो स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, मतलब ज़िम्मेवार लोग हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे जो है वो यूथ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि जो है ये जी हाँ, और वालिदैन को भी थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी, हाँ वालिदैन का भी इसमें जो है, क्योंकि एहसासात और जज्बात का जब इजहार होगा तो वो वालिदैन के साथ बच्चों को जोड़ के रखेगा उसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बिल्कुल मशीन ही बन गया कोई, मैं पहले भी किसी में पूछ रहा था जी बिल्कुल कि हमने उन जज्बात को जो है जगा कर रखना है जो बच्चों में है, और बच्चों को फिर वो अदब की एक तहरीक मिलती है और जिसके साथ वो अपने पूरी बरादरी और भाईचारे के साथ जुड़े रहते हैं। तो रज़ा साहब आपने मैं एक सवाल भूल गया था कि 1997 में आपने PhD की जी। गालिबन मैं आप चंद पहले लोगों में से हैं, खासकर हमारे खित्ता पीर पंजाल में, जिन्होंने PhD की होगी, और ये भी हो सकता है कि आप पहले हों जिन्होंने बॉटनी में PhD की। तो जो इस रिसर्च की तरफ आप क्या कहेंगे कि हमारे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च की तरफ जाएं, और उसके क्या इस वक्त मौजूदा हाल में उनको क्या इसका फायदा होगा? बिल्कुल, रिसर्च जो है मेरे ख्याल से बेस है एजुकेशन का, और इसमें इनोवेशन की हमेशा ज़रूरत रही है, और इनोवेशन की ज़रूरत है अभी। और अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी आप देखेंगे कि ये रिसर्च बेस्ड करिकुलम जो है ये तैयार किया जा रहा है, कैसे बच्चों को जो है हम अच्छे रिसर्चर बनाएं, और मेरे ख्याल से क्वालिटी रिसर्च होनी चाहिए। और उसमें एक तो ये है कि फिलिंग द कैन से ओल्ड वाइन विद द न्यू बॉटल्स, वो नहीं होना चाहिए। और इसमें जो इनोवेशन है, डिफरेंट जो पहलू हैं, वो जो है हमने सोसाइटी के उजागर करने हैं। जैसे अभी हमारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, अभी हम इनिशिएट ही कर रहे हैं कि जैसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं हमारे यहाँ रजौरी पुंछ में, और इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, आप कोई खानगा देखेंगे उसके पास कोई ना कोई प्लांट होंगे, ठीक है, या मंदिर है या कोई जो है सेक्रेड प्लेस है किसी रिलीजन की भी, उसमें साथ में क्या है कुछ प्लांट होंगे। तो वो जो है चीज़ें जो है अभी उजागर नहीं हुई हैं, और ये चीज़ें जो है हमने कलम बंद करके जो है नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचानी है। तो ये रिसर्च है, छोटी छोटी रिसर्च है, हम मतलब है कि हालांकि जिसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो हम जो है कर सकते हैं, और एट ऑल द लेवल्स की जरूरी नहीं कि हम PhD कर रहे हैं तो रिसर्च कर रहे हैं, एट एनी लेवल जो है। इवन के ग्रेजुएशन हमारे जो है 3 स्टूडेंट को मैंने अभी जो है 2 तो इंटर्नशिप थे, एक हैदराबाद से, एक हरियाणा यूनिवर्सिटी से, और एक जो है अपने कॉलेज का, कि जिन 3 को हमने जो है बुक चैप्टर और जो है क्या कहते हैं इथनोबॉटनिक प्लांट्स जो है वो हमने रिसर्च करवाई है। जस्ट आप देखेंगे एक बच्चे के ग्रेजुएशन पे अगर मान लीजिए रिसर्च पब्लिकेशन आ जाएगी तो कितना इंस्पायर होगा। तो मेरे ख्याल से हमने जो है इन्वॉल्व करना है, और हमारे इर्द गिर्द तो बहुत से रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हमने अपना पोटेंशियल जो है वो पहचानना है। और जो हम देख रहे हैं कि हम, जैसे गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज वट एवर यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो जो हम कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो जो है उसी पहलू पे हम जो है कोई ना कोई रिसर्च हम कर सकते हैं। जी रज़ा साहब, जिससे पहले कि हम आपकी पोइट्री भी सुने और शायरी भी सुने, इस हवाले से जो आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं,
हमारे जो नए चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों या नए स्कॉलर हों, कि उनको आप एक बिल्कुल मुख्तसर सा क्या मैसेज देंगे कि वो ये किस तरीके से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लें और उसका फ़ायदा कैसे उनको कैसे होगा पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटी को? कॉन्फ्रेंस असल में ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। असल में एक ये है कि ट्रेंड है कि आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो चाय पानी पी के वापस, हालांकि उसके भी पॉजिटिव असरात हैं, और दूसरा ये है कि कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना, मेरा सर्टिफिकेट आप गए हैं तो मेरा सर्टिफिकेट पे आप भी दीजिए, ये ट्रेंड है। लेकिन उससे कोई स्कॉलर नहीं बन सकता है, वो सिर्फ एक टाइम पास हो सकता है या APR बढ़ सकते हैं। असल में मैं अभी दूसरे पहले वहाँ मेरठ कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि आपने जो है ये पेपर प्रेजेंटेशन का अभी टाइम नहीं है, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन का मौका दीजिए। ठीक है, तो मैंने सर्टिफिकेट ऐसे नहीं लिया। तो पहले तो ये आपने डिटरमाइन करना है कि हम सर्टिफिकेट तब तक नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे जब तक हम प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी, जब गलतियां होंगी तो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता आदमी जो है कॉन्फिडेंट जो है सीखेगा वो। हाँ, तो ये है कि एक तो ये है कि वट एवर जैसा भी पेपर है वो हमने प्रेजेंट करना है, ऑडियंस को फेस करना है। जब तक हम ऑडियंस को फेस नहीं करेंगे तो नेचुरली जो है हमें कोई उसकी हेल्प उस कॉन्फ्रेंस की नहीं हो सकती है। जी, बहुत अच्छा जी। तो कुछ हमारे नाजरीन को अपनी शायरी, चाहे इंग्लिश में या उर्दू में, जो भी याद हो। हाँ, अंग्रेज़ी में भी शायरी तो असल में क्या है, वो तो हालात मैंने कलमबंद किए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, सोशल पे और ख़ासकर पीस बिल्डिंग पे। और लेकिन उर्दू में एक दो आपको शेर जो है जी वह है कि अजीब अब्र था समुंदर पर बरसता रहा, क्या बात, सहरा बूंद बूंद पानी को तरसता रहा। वाह वाह। जो चले भी न थे पा गए मंजिलें, और कोई उम्र भर राहों में भटकता रहा। तो एक तो ये गज़ल है। एक और है कि मुद्दतों बाद खुद से जो मुलाकात हुई है, आज भी तेरे बारे में बात हुई है। क्या कहने टुकड़े बिखरे पड़े हैं सारे शहर में। वाह। टुकड़े बिखरे पड़े हैं सारे शहर में, शीशाए दिल पे किसकी करामात हुई है। शीशाए दिल पे किसकी करामात। रुखसत होने लगी याद उनकी तो अश्कों ने कहा, अभी रुकिए अभी बैठिए बाहर बरसात हुई है। मुद्दतों बाद खुद से जो मुलाकात हुई है, आज भी तेरे बारे में बात हुई है। एक और है, एक सिर्फ एक ही शेर है उसका, कि मौत एक एहसास का नाम है वरना कितने लोग बिछड़ कर नहीं मिलते। क्या कहने तो ये कुछ मैंने वक्त ये सब कुछ आप कहते हैं। तो उसमें लास्ट में मैं चाहूँगा कि वालिदैन के लिए एक बिल्कुल मुख्तसर मैसेज कि वो बच्चों के साथ कैसे रहें, और बच्चों के लिए एक मुख्तसर मैसेज कि वो वालिदैन के साथ कैसे रहें। असल में यह है कि वालिदैन को वालिदैन जैसा रहना है। नंबर 1, बच्चों को जो है नेचुरली बच्चों से, एक तो ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि वालिदैन को फ्रेंडली जो है ये एक बिहेवियर जो है ये ट्रीट करना है, और गैप्स नहीं होने चाहिए, और उनको जो है एक दोस्त की हैसियत से, जो दोस्त की हैसियत से रहना है। तो ये तो है एक एस्पेक्ट जो है। और स्टूडेंट जो है बेसिकली हम कदरें हम देखेंगे, जो पुराने जो कदरें हैं, अगर हम देखेंगे कि पेरेंट्स का क्या रोल है, माँ के कदमों में जन्नत है, और बाप जो है ये जन्नत का दरवाज़ा है। तो ये जो हम रिलीजन के पास जाएंगे तो नेचुरली जो है हम पेरेंट्स की जो है हम कदर करेंगे। अगर हम हिंदुज़म की बात करते हैं तो वहाँ जो है इस क्या कंसेप्ट है कि हाँ भाई आपने बड़ों के पाँव छूने हैं। तो नेचुरली जब ये कदरें आ जाएंगी तो हम पेरेंट्स क्या मतलब है कि जो बड़े हैं उनके साथ जो है हमेशा जो है वह बड़े हम बाइज़्ज़त जो है हम पेश आएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें जो मॉरल एजुकेशन है वो पहला काम है कि पेरेंट्स को जो है मॉरल एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है, रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को देनी है, ताकि वो बड़े होकर उन्हीं के जो है वो कदरदान बन जाए। तो ये चीज़ें हैं, पेरेंट्स की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है जो बच्चे हैं, मतलब नॉट ओनली स्टूडेंट वी कैन से द चिल्ड्रंस, उनको जो है अपने पेरेंट्स की जो है वो कदर करनी है, क्योंकि उसी स्टेज पे जाके जो है कहीं उनको पहुंचना है। तो नेचुरली जैसे एक कहते कर्मा कहते हैं, या जैसी करनी वैसे भरनी। आप अच्छे हैं तो नेचुरली पेरेंट्स जो है, आप कल पेरेंट्स बनने वाले हैं तो नेचुरली जो है जो आपके बच्चे हैं वो भी जो है आपके साथ ऐसे सलूक जो है करेंगे। तो ये है कि एक एम्पैथी जो है वो हमने करनी है।
तो ये तो चीज़ें हैं। आखिर में एक लाइन में कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ और वो आप कहना चाहते हो? नहीं, बस यही है कि लाइफ में जो है ये स्ट्रगल हमेशा जारी रहना मेहनत चाहिए, रखें। और कोई मंजिल नहीं, लाइफ जो कंटिन्यूटी जो है ये एक प्रोसेस है, और आपने इस तरीके से जीना है कि आप सदियों, मतलब है कि यहाँ से जाने के बाद भी आपको लोग याद रखें। वो यही तरीका है कि आपने कंटिन्यू स्ट्रगल, और कोई ना कोई आपने इशू जो है लाइफ का अच्छा जो है सोसाइटी का, वो आपने चुन लेना है, गोल जो है, और उसी पे जो है आपने फिर फुल फोर्स से जो है आपने मेहनत करनी है, ताकि जो है वो आप गोल अचीव कर सकें और सोसाइटी की जो है हेल्प कर सकें, और आने वाले जो दिन हैं उनमें आप ज़िंदा रह सकें। और वो ज़िंदा अगर रहना है तो वो कंट्रीब्यूशन आपको कुछ ना कुछ करनी है। आप किसी फील्ड में हैं, चाहे गालिब है, चाहे मीर है, इकबाल हैं, चाहे शेक्सपियर है, चाहे एरिस्टोटल है, या फिर जिसे कहते हैं कोई न्यूटन है या मेंडल है, वो कंट्रीब्यूशन के नाम से जो है, ये APJ अब्दुल कलाम हैं तो वो कंट्रीब्यूशन, महात्मा गांधी हैं तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वही उसी पैमाने पे उसी हमने डालना है अपनी लाइफ को, ताकि जो है हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकें और कुछ कल हम जिंदा भी रह सकें जाने के बाद। बहुत शुक्रिया आशिक साहब, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आशिक रज़ा साहब, बहुत तफसीलन बात हुई, इनकी आपने कैरियर पे बात हुई कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल की, दूर दराज के गांव से निकले, सरकारी स्कूल में तालीम इन्होंने हासिल की, और बाद अज़ां MSc, MPhil, PhD और बहुत सा रिसर्च वर्क, और अफ्रीका में 8 साल, और अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी में हैं, और बहुत सा काम कर रहे हैं। एक तरफ साइंस का काम कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और साथ में पोइट्री भी करते हैं। और इनकी बात से जो मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है, बाकी बातों को छोड़कर, पेरेंट्स के लिए और तलबा के लिए, यानी उनके बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, वो ये कि आप आपस में इतने जुड़े हुए हों कि बच्चे को अगर कुछ दुख हो तो वो अपने वालिदैन को खुल कर बता सके, और वालिदैन को अगर कुछ भी रंज हो तो बच्चों के साथ शेयर कर सकें। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।